जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी कैंडिडेट के लिए जो भी बीआरओ मतलब कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में ड्राइवर की पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहले भी हमने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आदि की क्लासेस लाई है। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो एक बार आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। और इसी के साथ आप अगर अदर भी किसी भी इसमें जैसे ड्राइवर के पोस्ट पे एग्जाम देते हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहां पर आपको एक क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ से मतलब कि आपका जो मोटर वाहन अधिनियम है, यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो श्योरिटी के साथ कि यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगी। तो जितने भी ये मोटर वाहन अधिनियम के क्वेश्चन हैं, इसको हम 1 बाय 1 2 से 3 क्लासेस में कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आगे भी आपको कंटिन्यूसली क्लासेस मिलते जाएगी। अभी तक क्या हुआ था, किसी कारण से आपको जो है कंटिन्यूसली क्लासेस नहीं देखने को मिली थी, लेकिन अब आपको कंटिन्यूसली क्लासेस भी देखने को मिलेगी। तो जो भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही साथ सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, आगे भी आपको कंटिन्यूसली क्लासेस मिलते जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। हिट एंड रन मोटर दुर्घटना को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है। अब देखिए, हिट एंड रन मामला जो होता है, मतलब कि चालक द्वारा या जो भी वाहन चालक है, इसके द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को या किसी वाहन को टक्कर मार के और उसके बाद में भाग जाना या उनका पता नहीं लगना, यही आपके हिट एंड रन के मामले में आता है। मतलब इसको आप हिट एंड रन कह सकते हो। अब यहाँ पर पूछा गया आपको कि हिट एंड रन जो है 1988 की जो धारा है, यह किस धारा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन देखिए आपके क्या है। ऑप्शन है आपका धारा 160, ऑप्शन बी है आपका धारा 161 ए, ऑप्शन सी है आपका धारा 164 और ऑप्शन डी है आपका धारा 159 या धारा 159। तो देखिए, यह जो आता है वह आता है आपके धारा 161 ए के अंतर्गत। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, हिट एंड रन का जो मामला आता है यह आता है आपके धारा 161 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कंडक्टर लाइसेंस का अनुदान किस धारा के तहत प्रदान किया जाता है। जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर लाइसेंस, यह किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए है धारा 29, ऑप्शन बी है आपका धारा 30, ऑप्शन सी है आपका धारा 31 और ऑप्शन डी है आपका धारा 32। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वह रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, धारा 30 के अंतर्गत आता है आपका कंडक्टर लाइसेंस अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यह जितने भी क्वेश्चन है आपकी जो ई बुक है उसमें भी इनको कवर किया गया है। पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। किस धारा के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते। अनापत्ति मतलब कि कोई आपत्ति नहीं है। यह प्रमाण पत्र किस धारा के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं, 2019 में जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट है, इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। या संशोधन किए गए थे आपके जो पेनाल्टीज होती है, जो चार्जेस होते हैं उसके ऊपर, कि जैसे पहले मान लो कहीं पे आर्थिक दंड जो था वह 2000 था, उसको बढ़ाकर यहाँ पर 10,000 कर दिया गया है। तो यह जो 2019 वाले हैं, इसमें सिर्फ दंड के प्रावधानों को ही चेक किया गया है। आपकी धारा आदि में यहाँ पर चेंजेस नहीं किया गया था, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। इस बात से भी आप निश्चिंत रहिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि किस धारा के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। तो अनापत्ति प्रदान किया जाता है आपके धारा 39, मतलब कि आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, धारा 39 मतलब कि 39 या 39 के अंतर्गत यह अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पर जो है प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ से। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत मुआवजे के लिए आवेदन दायर नहीं कर सकता, वह है। क्या वह घायल व्यक्ति है, संपत्ति का स्वामी है, मृतक कानूनी प्रतिनिधि है या जन हितैषी व्यक्ति है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत मुआवजे के लिए आवेदन दायर नहीं कर सकता। मुआवजे का प्रावधान कौन से इसमें आता है, धारा 166 में। कौन यहाँ पर जो है मुआवजे के लिए आपका जो है आवेदन दायर नहीं कर सकता, तो वह आ जाएगा एक जनहितैषी व्यक्ति। एक जनहितैषी मतलब रैंडम कोई भी व्यक्ति समझ लीजिए कि वह किसी के भी उपलक्ष्य में या किसी के भी साथ में यह नहीं कर सकता। हाँ, घायल व्यक्ति कर सकता है, संपत्ति का स्वामी भी कर सकता है जिसकी संपत्ति का नुकसान हुआ है। अगर मान लीजिए हिट एंड रन का ही मामला हुआ, कोई मृतक हो गया, तो उसका कानूनी प्रतिनिधि भी कर सकता है, चाहे वो वकील हो या और कोई भी।
तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें हमसे यही पूछा गया है कि कौन नहीं कर सकता। अच्छा, मैं एक चीज आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर स्क्रीन पर जो आपको ई बुक दिखाई दे रही है इसमें आपका कंप्लीट कोर्स करवाया गया है। चाहे आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, अगर आपको इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ट्रैफिक नियम से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आते हैं, आपका इंक्लूडेड कंप्लीट कोर्स यहाँ पर करवाया गया है। यहाँ पर आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, पहले आपको थ्योरी के पेज मिलेंगे, उसके बाद में आपको पूरे आपके जनरल अवेयरनेस के मतलब कि आपका जो क्वेश्चन आंसर है उसके पेज मिलेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि आपके मतलब कि यह समझ लीजिए कि चाहे इंजन से क्वेश्चन बने, क्लच से क्वेश्चन बने, जहां से भी आपको क्वेश्चन बने, वाहनों से संबंधित जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी कुछ इंक्लूडेड किए हैं अच्छे तरीके से, बोथ लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसी के साथ में आपके चाहे मोटर वाहन अधिनियम के क्वेश्चन हो, आपके जो ट्रैफिक नियम और साइन आदि है, इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि कुछ दंड के प्रावधान होते हैं जहां से क्वेश्चन आपको बनते हैं, चिन्हों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के भी आ जाएंगे, मतलब कि जीके के, वह भी है। और साथ ही साथ टॉप 500 क्वेश्चन इसमें आपको करेंट अफेयर के भी मिल जाएंगे। तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्लीट कोर्स है आपका। और इसका प्राइस मैंने आपको पहले भी बताया था कि टॉप 100 स्टूडेंट के लिए ओनली फॉर यहाँ पर 99 है, तो कुछ स्टूडेंट बचे हुए अभी भी, बाकी काफ़ी हद तक स्टूडेंट ने ले लिया है। तो आप जो भी लेना चाहते हैं इसके बाद में इसका प्राइस अपने आप ही इंक्रीज होके 150 हो जाएगा। तो आप बॉय कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यह आपके पीडीएफ फॉर्म में रहेगा। कोर्स आपका इतना मजबूत है कि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप व्हाट्सअप पर मैसेज भी कर सकते हो, वहां पे भी आपकी सहायता की जाएगी। तो चलिए हम क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। जो भी इस मतलब इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, अच्छी तैयारी करने में, बेहतरीन प्रैक्टिस करने में, उसके लिए ई बुक की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काफ़ी कम प्राइस है, ओनली फॉर 99 रुपीज़ प्राइस है। यह पीडीएफ फॉर्म में रहेगी। जो भी ईमेल आईडी आप सबमिट करते हो लेते समय उसी ईमेल आईडी पे आता है। तो चलिए हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है क्या मोटर वाहन अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है? तो बताइए क्या जम्मू और कश्मीर पे मोटर वाहन अधिनियम लागू होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कि हाँ, यह अधिनियम जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है। भारत में हर राज्य और हर केंद्र शासित प्रदेश पे मोटर वाहन अधिनियम जो है यहाँ पर लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे पूछा गया है सार्वजनिक स्थान पर 50 सीसी वाहन, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हो 50 सीसी वाहन जो है, वैसे तो नॉर्मली आप जानते होंगे कि 100 सीसी आदि से बाइक वगैरह स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि 50 सीसी वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो सार्वजनिक स्थान मतलब वही हो गया रोड आदि, और इसके लिए न्यूनतम योग्यता होती है 16 वर्ष। क्या होती है इसकी योग्यता? 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक, 16 वर्ष से कम नहीं होती है। बाकी नॉर्मली कितना होता है? तो 18 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। यह बात की गई है 50 सीसी इंजन वाले वाहन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको धाराओं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फार्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा फार्म किसके लिए यूज किया जाता है। सभी चीज़ों को आपको पढ़ते हुए चलना है। आप जितने बेहतरीन तरीके से जुड़े रहोगे उतनी ही बेस्ट क्लासेस में आपको आज से कंटिन्यूसली प्रोवाइड कराता रहूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि अस्थायी पंजीकरण किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? अस्थायी पंजीकरण। अब अस्थायी पंजीकरण किस धारा के अंतर देंगे? क्या धारा 43, धारा 44, धारा 45 या धारा 47? तो अस्थायी पंजीकरण दिया जाता है धारा 43 मतलब कि धारा 43 के तहत। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी धारा वाले क्वेश्चन है आप नोट डाउन कर लीजिए, या तो फिर आपको इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लेके चल सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे ही बनेंगे। हालांकि आपके ई बुक में है सारा कंटेंट पहले से दिया गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 7 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ड्राइविंग लाइसेंस का राज्य रजिस्टर्ड ऐसे तरीके से बनाए रखा जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। क्या निर्धारित किया जा सकता है? क्या राज्य या केंद्र या ए और बी दोनों या इनमें से
कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा राज्य, क्योंकि यहाँ पर राज्य की बात की गई है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका पूरा कि ड्राइविंग लाइसेंस का राज्य रजिस्टर्ड ऐसे तरीके से बनाए रखा जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, राज्य आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है बिना बीमा के वाहन चलाने के क्या परिणाम होते हैं। मतलब आपका बीमा नहीं है और उसके बाद भी वाहन चला रहे हो तो क्या परिमाण, मतलब क्या इसके परिणाम होंगे, कौन कौन सा यहाँ पर दंड हो सकता है। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे धारा, मतलब आपका जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988, क्या है 1988। यह क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत बिना बीमा के वाहन चलाने का क्या परिणाम होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन है कारावास की सजा हो सकती है जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन बी है 3 महीने तक की कैद या 1000 रुपए का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन सी है केवल 3000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। ऑप्शन डी है अधिनियम के अनुसार कारावास का प्रावधान है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, तो वह रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कि 3 महीने तक की कैद या 1000 रुपए का जुर्माना, या तो फिर दोनों हो सकते हैं। क्या, जब आप विदाउट बीमा के यहाँ पर अगर आप किसी भी वाहन को या किसी भी व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो, चला रहे हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या कोई व्यक्ति अपना ड्राइविंग लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। मतलब कुल मिला के यहाँ पर बात कही गई है, क्या आपके लाइसेंस पे, मान लीजिए आपके पास लाइसेंस है, तो आपके लाइसेंस पे क्या कोई अन्य व्यक्ति जो है यह आप वाहन, मतलब कि व्हीकल्स को ऑपरेट कर सकता है या चला सकता है। तो क्या लगता है आपको, चला पाएगा? नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह किसी भी स्थिति में हस्तांतरण नहीं कर सकता, मतलब कि नहीं दे सकता। हस्तांतरण का मतलब लेना देना, वही समझ के चलिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है और इसमें आपसे पूछा गया है क्या कोई सिविल न्यायालय इस अधिनियम के तहत परमिट देने का प्रश्न पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। क्या पूछा इसमें, क्या कोई सिविल न्यायालय, सिविल का मतलब आप समझते हो कि इस अधिनियम के तहत परमिट देने के प्रश्न पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। मतलब न्यायालय परमिट के ऊपर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है क्या। तो देखिए ऑप्शन है आपका फर्स्ट नंबर का 1, नहीं, सिविल कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर बी है मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी है हाँ, यह तब हो सकता है जब आवश्यकता हो। और ऑप्शन नंबर डी है यदि उच्च न्यायालय मामले को सिविल, आप पूरा देख लीजिए, सिविल कोर्ट में ले जाने का निर्देश देता है तो वह ऐसा कर सकता है। अब देखिए आपका जो करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा कि नहीं, सिविल कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है यह सभी के लिए होता है, ऑल ओवर इंडिया में। कहा होता है, ऑल ओवर इंडिया में होता है। तो पर्सनल किसी कोर्ट का इसमें यह नहीं हो सकता, सभी के लिए जो नियम है सेम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी समिति मोटर वाहन अधिनियम में सुधार से संबंधित है। बताइए अब वह कौन सी समिति है जो मोटर वाहन अधिनियम के सुधार से संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका मोसलेकर समिति, ऑप्शन बी है आपका नरेश चंद्र समिति, ऑप्शन सी है आपका एस सुंदर समिति, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वह रहेगा आपका एस सुंदर समिति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी मैंने आपको बताया था कि धाराओं से रिलेटेड क्वेश्चन, आपको एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं फिर भी मिलेंगे, फिर भी 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। कहा जाएगा एग्जामिनर अगर यहाँ से नहीं पूछेगा। तो चलिए क्वेश्चन है आपका मोटर वाहन अधिनियम 1988 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा मालिक शब्द को परिभाषित करती है। मालिक मतलब कि वाहन का जो मालिक है उसी की यहाँ पर बात की गई है। तो कौन सी धारा होंगी जो परिभाषित करती है, तो वह है आपकी धारा
2:30 क्या है, धारा 2:30। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है यह भी। परिवहन वाहनों की फिटनेस का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। जो परिवहन वाहन है इसकी फिटनेस का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है किस धारा के अंतर्गत। ऑप्शन ए है आपका धारा 56, ऑप्शन बी है धारा 57, ऑप्शन सी है धारा 58 और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 56 के तहत फिटनेस प्रमाण पत्र जो है प्रदान किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कंडक्टर लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ संलग्न होना चाहिए। कौन सा प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। ऑप्शन है आपका चिकित्सा प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास में चिकित्सा या मेडिकल सर्टिफिकेट आप इसको कह सकते हो, यह होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका 15 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस का प्रपत्र और सामग्री किस धारा के अंतर्गत प्रदान की जाती है। तो गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस का प्रपत्र और सामग्री जो है यह प्रदान की जाती है धारा 10 के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो आपका पीडीएफ है थोड़ा लंबाई में बन गया था, इसीलिए आपको यहाँ पर जो पूरे ऑप्शन मुझे ऊपर स्क्रॉल करके दिखाना पड़ रहा है। निश्चिंत रहिए, हम सभी ऑप्शनों को यहाँ पर सॉल्व करते हुए चलेंगे सभी क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है कि क्या न्यायालय किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है। बताइए, क्या कोर्ट किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है क्या। ऑप्शन देखिए, आपके 3 ही ऑप्शन में उत्तर है, आपको मैं तीनों ऑप्शन पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ पर है कि हाँ कर सकता है। यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए किसी भी अपराध के लिए हो सकता है और जहां अपराध करने के लिए मोटर वाहन का उपयोग किया जाता है। मतलब कि किसी अपराध में मोटर वाहन का उपयोग किया गया तो वहां उसका लाइसेंस रद्द कर सकता है कोर्ट। तो यह तो आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए ही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का भी ऑप्शन नंबर ए था आपका। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में क्या है कि आपके जितने भी क्लासेस आदि के फ्री पीडीएफ आदि होते हैं वो वहाँ पे हम प्रोवाइड कराते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई है। अब केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई है। तो देखिए, इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा। ऑप्शन देखिए आपके क्या क्या है। फर्स्ट है आपका धारा 64, सेकेंड है आपका ऑप्शन धारा 65, आपका सी ऑप्शन है धारा 66 और आपका जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यह है आपका धारा 67। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा आपका धारा 64। तो ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई है। तो वह की गई है आपकी धारा 64 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है कि पंजीकरण की आवश्यकता किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई है। पंजीकरण की आवश्यकता क्या धारा 29 के अंतर्गत है, धारा 39 के है, धारा 40 के है या धारा 41 के है। तो यह है आपके धारा 39, धारा 39 के तहत पंजीकरण की आवश्यकता प्रदान की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी आपके लिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वामित्व का हस्तांतरण किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। तो स्वामित्व का हस्तांतरण प्रदान किया जाता है क्या धारा 50 के इसमें, धारा 51 में, धारा 52 में या धारा 56 में। स्वामित्व का मतलब समझ रहे हो आप, कोई अगर एक वाहन है तो इसको दूसरे को ट्रांसफर करना, मतलब कि बेचा हो या उनके नाम पे इसको ट्रांसफर करना है, तो यह किस धारा के अंतर्गत आता है, मोटर वाहन अधिनियम के। तो यह आता है आपके धारा 50, धारा 50 के अंतर्गत। तो ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हमने 20 क्वेश्चन देखे। आगे की भी आपको कंटिन्यूसली क्लासेस मिलती रहेगी, आप निश्चिंत रहिएगा। डेली आपको 8 बजे आपकी क्लासेस मिल जाया करेगी
जो भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही साथ सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके अब आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपकी एग्जाम की डेट आदि आगे कभी भी आ सकती है, तो आपका तब तक सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं भी आपके लिए पूरी क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपके ई बुक में बेस्ट कंटेंट है। ई बुक मतलब कि ये PDF फॉर्म में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहां से आप उसको बाय कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो। क्योंकि जब भी BRO डेट देता है हमेशा अचानक से ही डेट आती है, पहले से पता नहीं होता कि कब इसका एग्जाम होगा। रेलवे आदि में लगभग पता रहता है कि इस एग्जाम के बाद इसका एग्जाम हो सकता है, लेकिन इन डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ भी पता नहीं रहता, क्योंकि अचानक से एग्जाम डेट आती है। तो ध्यान में रखिएगा, आपकी तैयारी बेहतरीन होना चाहिए, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।